This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौर्णिवासरः अश्विन कृष्ण षष्ठी दिनांक 27 अक्टोबर 2021 चरक मीमांसा अध्याय 2 उपसंहार शंखं चक्रं जलकान्तसतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयार्चेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईशते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः अशतं खादितं पीतं दीर्घं चातुर्विपच्यते। तो नाभि और स्तन के बीच जो है वो आमाशय कहा जाता है। तो ये काफी व्यापक इस प्रकार की संज्ञा है और जहाँ पे ये आम स्वरूप में रहता है अन्न उसको आमाशय कहेंगे या अनवर्थक इस प्रकार की संज्ञा कही जाएगी। लेकिन ऐसा है कि यकृत पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर ये महास्रोतस का हिस्सा है या नहीं है या अन्न पचन के संस्था में उनका समावेश है या नहीं है, ये हमारे हिसाब से एक सवाल हो सकता है। एलोपैथी में तो इसके बारे में काफी जिक्र किया गया है कि वहां से सिक्रीशंस आंतों में आते रहते हैं और वो बच्चों में सहायता इस प्रकार से करते हैं। तो ये बात इस प्रकार से सही होगी कि उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब में ये यकृत प्लीहा तो उन्होंने बताया कि रक्त व स्रोतस के मूल स्थान इस प्रकार के हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की जो बात की जाती है इसमें यकृत का एक अहम रोल इस प्रकार का रहेगा। तो लेकिन हमारे हिसाब में तो आहार रस आंतों में ही इस प्रकार से निर्माण होगा सार्किक विभाजन के, और फिर उसके ऊपर रसधात्मक की प्रक्रिया होगी, आहार रस में परिणत होता। सकल आप्य रसा यकृत प्लीहानो प्राप्य राघव, और वो यकृत प्लीहा में जाके उसको रक्त को प्राप्त हो जाता है और रस धातु वैसे व्यानेन रस धातु विक्षेपित कर्मणा इस प्रकार से पूरे शरीर में फेंका जाता है। तो हमारे हिसाब में ये रस धातु यकृत प्लीहानो प्राप्य राघव उसका रक्त बनता है
और रक्त का सर्कुलेशन स्थानिक इस प्रकार का ही है। इसलिए सिराव्यथा जो रक्त मोक्षण की चिकित्सा बताई जाती है वो लोकल इस प्रकार की बताई गई है, और जो उसका सर्कुलेशन रहेगा उसमें से दोष निकलेंगे वो लोकल इस प्रकार से निकलेंगे। और यहाँ जो एक रेफरेंस आया है आमाशयगतः पाकम आहारम प्राप्य केवलम, आहार प्राप्य केवलम, आमाशयगतः आहारः केवलम पाकम प्राप्य। आमाशयगत जो आहार इस प्रकार का है वो केवल पाक उसका होता है। पक्व सर्वाशयम पश्चात धमनी ही प्रपत्ति, धमनी भी प्रपत्ति, और फिर धमनियों के द्वारा वो पूरे आशयों में चला जाता है इस प्रकार से। अब आशय का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, ये भी एक विवाद्य मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। स्थानानि आमाग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुदुंड का फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। ये कोष्ठ की व्याख्या बताई, और शायद इन्हीं को आश्रय के रूप में भी ले सकते हैं, ऐसा भी एक है। गर्भाशय आशय वहां पर उल्लेख किया गया है। तो आहार रस से सीधा इस प्रकार की धमनी द्वारा आशयों का पोषण, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार से है। उसको एनाटॉमिकली प्रूव करेंगे नहीं कर पाएंगे एक अलग इस प्रकार की बात है। लेकिन एक रेफरेंस है, ये तो बात ध्यान में रखनी चाहिए। और ये धमनी के द्वारा होता है या ऐसा दूसरा उसमें महत्वपूर्ण संदेश है। तो हमारा शायद हमारी दृष्टि से हमें देखना चाहिए उसके लिंकेजेस क्या है ये देखने चाहिए। वैसे व्यान के द्वारा जो विक्षेपित होने वाला रस धातु है वो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी, और ये आहार रस ही इस प्रकार से पोषण करता है, ये अनूठा इस प्रकार का रेफरेंस है। तो ठीक है, आगे जाकर उसके बारे में कुछ बहस हो सकती है कि कहाँ पे उसका किस प्रकार से संबंध लेना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन आहार रस से साक्षात पुष्टि, ये आशयों की, ये एक अलग इस प्रकार से बात हो। तो अभी एलोपैथी के हिसाब से ये जो रक्त बनता है और वो हृदय में पहुंचता है, और फिर रक्त के द्वारा सभी शरीर भावों का पोषण इस प्रकार का होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम इस प्रकार के काम करती है। लेकिन रक्त बनने की जो प्रक्रिया है एक तो यकृत और प्लीहा से संबद्ध है, और दूसरा बोन मैरो से संबद्ध इस प्रकार की है। अब ये रक्त बनकर ये हृदय में कैसे आता है? टोटल सर्कुलेशन के जरिए हृदय में आने का एक तरीका इसमें से है, लीवर से है, और वो रक्त स्रोत का मूल स्थान हमारे गए। तो शायद ये एक बात हो सकती है, और हमारे हिसाब में रस हृदय में पहुंचता है और फिर विक्षेपित होता है और यकृत प्लीहा में आकर रक्त बनता है और रक्त का सर्कुलेशन स्थानिक इस प्रकार का। तो इन सभी बातों को गौर से ध्यान में रखना इस प्रकार का पड़ेगा। और आहार रस से आशयों की साक्षात पुष्टि होती है, या वो आशय तक पहुंचता है आहार रस सीधा है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का। तो ठीक है, बात ध्यान में रखे, आगे इसके बारे में सोचेंगे। श्लोकः तस्य मात्रावतो लिंगम फलं चोक्तम यथा यथम अमात्रस्य तथा लिंगम फलं चोक्तम विभाषा। तो मात्रावत अगर आहार है तो उसका लिंग और फल ये
ठीक तरीके से बताया गया है। और अमात्र का विभागशः हीन मात्रा और अधिक मात्रा होगा तो किस प्रकार से होगा ये बताया गया। इति अग्निवेशकृते तंत्रे चरकूर्ति संस्कृते विमानस्थाने कक्षीय विमानम नाम तृतीय अध्याय। तो ये दूसरा अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ। जैसा लीवर पोर्टल सर्कुलेशन है वैसे अन्य आशयों का भी सर्कुलेशन होगा क्या? हो सकता है, ऐसा लगता है। अभी एनाटॉमिकली तो मुझे मालूम नहीं है। मेसेंट्री में जो कुछ ब्लड सप्लाई है वहां से इकट्ठा होकर लिवर में जाता है, इतना तो मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार दिखाई देता है। और वहां से हृदय में सीधा चला जाता है, ये एक बात बताई जा सकती है। और हमारे हिसाब में आहार रस बनेगा, उसके ऊपर रस धातु की प्रक्रिया होगी और रक्त धातु बनेगा और वो हृदय के द्वारा विक्षेपित होगा। लेकिन फिर भी आहार रस से सीधे आशय में भी जा सकता है, ये एक अलग इस प्रकार का रेफरेंस है। तो आशय कौन से है, ये भी एक बात इस प्रकार की रहेगी कि कहाँ ये आहार रस सीधा पहुंच पाएगा। और फिर धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया, वो तो रसातरक्तुम तत्व मौसम मौसम में इस प्रकार की बताई। उसमें आहार रस से डायरेक्ट धातुओं की निर्मित इस प्रकार की बात नहीं बताई। अभी ये आशयों तक पहुंचता है और शायद आशयों में सर्कुलेशन करवाता है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो ठीक है, थोड़ा देखना चाहिए कि कैसे होगा। तृतीय अध्याय अथा तो जनपदध्वंसेन जनपदमण्डले पाञ्चालक्षेत्रे द्विजातिवराध्युषिते काम्पिल्य राजधान्यां भगवान् पुनरसु आत्रेयः अन्तेवासिगणपरिवृतः पश्चिमे घर्ममासे गंगातीरे वनविचारम् अनुचरन् शिष्यम् अग्निवेशम् अब्रवीत्। अभी ऐतिहासिक दृष्टया ये कौन सा स्थल है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। जनपद मंडल है जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं। पंचाल क्षेत्र द्विजाति वराध्युषित अच्छे ब्राह्मण जहाँ पे वास कर रहे हैं। काम्पिल्य राजधान्याम, काम्पिल्य ये राजधानी है। भगवान पुनर्सु आत्रेय अंत्यवासी गण पर्वता। तो साथ में जो शिष्य है उनके गणों से परिवृत पश्चिमी गर्भमास, तो ग्रीष्म खत्म होने वाला है उस समय में गंगा तीरे वन विचारम अनुविचार, तो एक गंगा से जुड़ा ये भी एक बात है। तो पांचाल देश की व्याप्ति क्या होगी ये एक बार देखना चाहिए। वैसे हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र ये अभी भी दिखाई देते हैं, कुरुक्षेत्र स्टेशन भी है। खले कपोत न्यायालय से लेकिन उसमें खले कपोत न्याय में क्या है, वहां से वो जहाँ पे राशि है धान्य राशि, वहां पे पंछी आते हैं। उसी प्रकार जो धातु है वो अपना अपना हिस्सा लेने के लिए इसमें आते हैं, ऐसा रहेगा। ये धमनी के द्वारा पहुंचता है, ये बात जो बताई गई है वो थोड़ी अलग इस प्रकार की है और इसलिए इससे पूरा मिलता जुलता नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारा जो शरीर है वो हमारे सूत्रों के आधार पर हमें निर्भर करना पड़ेगा। एनाटॉमिकली प्रूव हो न हो उसका कोई मतलब नहीं है, और उसी के आधार पर हमारा फिजियोलॉजी दशरथ मत इस प्रकार का होगा। तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इस प्रकार। तो वन विचारम अनुविचरन शिष्यम अप्रति,
तो उसके पीछे पीछे चलने वाला अग्निवेश, उसको उन्होंने कहा भगवान ने, पांचाल द्रौपदी जन्म स्थान बिहार मध्ये है, बिहार में है। गुजरात में पांचाल देश है, वो सौराष्ट्र में आता है। लेकिन गंगा नदी कहाँ पे है? बिहार में गंगा है, तो बिहार से ज्यादा जुड़ा लगता है। गुजरात में पांचाल देश आगे अगर है भी, पंजाब गर्भ वहां से आषाढ़ ऋतु असेल आहे, बरोबर। पंजाब पंजाब में सीधी गंगा नदी है नहीं है मुझे मालूम नहीं है। तो देखो जरा, हिस्टोरिकल इस प्रकार के नक्शे चाहिए कि जो प्राचीन भारत को बता सके, और फिर उसमें कौन से देश है क्या है ये थोड़ा। The Panchalas occupied the country to the east of the Kurus, between the upper Himalayas and the river Ganges. It roughly corresponded to modern Bhutan, Farrukhabad, and the adjoining districts of Uttar Pradesh. The country was divided in Uttar Panchala and Dakshina Panchala. Google. पंजाबात गंगा नाही, बिहार योग्य वाटते। तो वास्तविक ऐसा है कि हमें हमारा इतिहास अच्छी तरीके से सिखाया ही नहीं गया। हम जो इतिहास सीखते हैं वो ब्रिटिश ने जो हमको थोप दिया, वही इतिहास सीखते आए। भूगोल भी उसी प्रकार से रहा। लेकिन मुझे लगता है कि जन जागरण इस तरीके से होना है कि प्राचीन भारतीय जो भी विज्ञान है वो लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी इस प्रकार होगा। तो ये जो इंटरनल रेफरेंसेस है, उसके आधार पर देश काल इनके बारे में निश्चित कर सकते हैं, और ये होना चाहिए वास्तव में। आयुर्वेद इतिहास के बारे में ये बातें होनी बहुत जरूरी इस प्रकार की रहेगी। और वैसे भी आयुर्वेद का स्वरूप बहुत व्यापक था। अभी सिद्ध संप्रदाय है भारत में, और तिबेटन आयुर्वेद है, श्रीलंकन आयुर्वेद है। तो ये सभी मूल रूप से आयुर्वेद के ही रहेंगे, क्योंकि देश बहुत व्यापक था। हाँ। और सभी जगह ये प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान फैला था। थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन आया है, उसमें संदेह नहीं है। तिबेटन आयुर्वेद का सिलेबस बनाने के लिए मुझे आमंत्रण मिला था, और उनका कहना था कि मूत्र परीक्षण के ऊपर उनको 200 मार्क का प्रैक्टिकल चाहिए, नाड़ी परीक्षा के लिए 200 मार्क का प्रैक्टिकल चाहिए। ये काफी अहम मुद्दा है कि मूत्र परीक्षा के लिए 200 मार्क और नाड़ी परीक्षा के लिए 200 मार्क प्रैक्टिकल, इस प्रकार से। तो उनमें पोटेंशियल है, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन ये भली भांति जानने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत सारी बातें नई उभर आएगी इस प्रकार से, और इसका इतिहास में समावेश होना बहुत जरूरी है। वैसे ही जो भी रिसर्चेस आयुर्वेद में हो रहे हैं एमडी या पीएचडी के स्तर पर, वो नियमित रूप से सिलेबस में दाखिल होने चाहिए। जब एमडी करते हैं तो टॉपिक सिलेक्शन करना पड़ता है, और उसमें वही टॉपिक पहले
उसके ऊपर काम किया गया है नहीं किया गया है, ये देखने की जिम्मेदारी होती है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि सभी इंस्टीट्यूट्स को खत लिख देते हैं क्या ऐसा ऐसा मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ, आपके यहाँ इसके बारे में कुछ काम हो गया हो तो बता दें। किसी पत्र को कोई भी उत्तर नहीं आता तो टेकन फॉर ग्रांटेड कि कहीं दूसरा काम नहीं चल रहा है, ऐसे करके काम शुरू कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। वास्तव ऐसा है कि किसी भी काम की मातब्बरी नहीं है। बहुत ही कम ऐसे काम होंगे जो विश्वास करने लायक हो, जिसमें कुछ अहम मुद्दा सामने आया है इस प्रकार से। बाकी ये तो केवल फॉर्मेलिटी हो गई है, एमडी करना पीएचडी करना ये केवल फॉर्मेलिटी। एमडी करने से जो डिग्री मिल जाती है कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, पीएचडी का उसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी लोग करते रहते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। ये केमिस्ट्री में उनकी वेबसाइट है, डायनामिक वेबसाइट है, और 1935 से लेकर केमिस्ट्री में पूरे विश्व भर में जो भी रिसर्च होता है वो उसमें समा जाता है। कंपल्शन नहीं। तो आपको अगर थीसिस का विषय सिलेक्ट करना हो तो वहां पे डालना पड़ता है कि मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ, उसको पहले रिव्यू करना पड़ता है कि किसी ने दूसरे इसके ऊपर काम किया है नहीं किया है। वहाँ एक अच्छा है कि भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजी भाषा में भी सभी है। यहाँ हमारे यहाँ भाषा का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस से लेकर संस्कृत हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं, ऐसा है। दूसरी चीज ऐसी है कि उसका ब्रिस्क, उसका सारांश ये तो कम से कम अंग्रेजी में उपलब्ध होना जरूरी है, वो भी नहीं किया जाता। और फिर किसने किया है उस व्यक्ति का नाम पता, उसका कांटेक्ट डिटेल्स ये सब चाहिए, क्योंकि एक बार इंस्टीट्यूट छोड़ देने से फिर आगे इंस्टीट्यूट वालों को कुछ उसका लेना देना नहीं होता है, और ये भी इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। तो हमारी एक डायनामिक वेबसाइट होनी चाहिए जो नियमित रूप से अपडेट होनी चाहिए। जब आपको कोई विषय लेना है तो पहले आपको डालना पड़ेगा कि मैं ये विषय ले रहा हूँ। फिर सभी कमेटी के क्लियरेंस के बाद, एथिकल कमेटी वगैरह सभी के क्लियरेंस के बाद फिर से मुझे डालना है कि हाँ ये विषय मेरा स्वीकृत हो गया है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आज आयुर्वेद मध्ये असायला असं आयुर्वेद मध्ये असायला हवं सगळे रिसर्च एट वन प्लेस। वही तो रोना है। तो और आप जब पूरा करते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है, तो आपको फिर से उसमें डालना पड़ता है कि ये मेरा थीसिस हो गया, उसके कीवर्ड्स क्या है, और मुझे डिग्री मिल गई है इस प्रकार से। तो वो एक हिस्सा बन जाएगा। और ये डायनामिक ही होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली अपडेट होनी चाहिए। तो सीसीआरएस को इसमें वास्तव में लेना चाहिए, और ये कंपल्सन सभी एमडी कॉलेजेस को करना है कि कोई भी छात्र ये वेबसाइट देखे बगैर अपना टॉपिक नहीं सिलेक्ट करेगी। और फिर पूरा होने के बाद उसमें सारांश के रूप में उसमें जाना चाहिए। हमारी रिसर्च की क्वालिटी इतनी पुअर है कि उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है। बहुत ही गिने चुने इस प्रकार के थीसिस है कि जिसमें से कुछ अमृत निकलेगा, बाकी तो कुछ बेकार है, सभी बेकार है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है वो है, उसमें बदलाव लाने की जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। और सीसीआरएस का ये काम रहेगा तो बेहतर इस प्रकार का होगा। ये सशुल्क भी रख सकते हैं, जिनको लेना है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करना है, उनको कुछ 500-600 रुपया इस प्रकार का शुल्क अगर भरना पड़े तो भी ठीक है। क्योंकि इसका मेंटेनेंस होते रहना चाहिए इस प्रकार से।
लेकिन मालूम नहीं कैसे कब क्या होगा इस प्रकार से। मैंने दूसरा एक जो प्रस्ताव रखा था कि ई बुक्स तैयार करें। सीसीआरएस को ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए सीसीआईएम के मदद से इस प्रकार से, और काफी नोडल एजेंसीज इसमें दाखिल हो सकती है। और धीरे धीरे ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही सिखाएगा और केवल प्रैक्टिकल्स कॉलेजेस में मिलेगा, ऐसी बात हो सकती है। और यूनिवर्सिटीज केवल परीक्षाएं लेंगी इस प्रकार से। तो ये अननेसेसरी जो बोझ कॉलेजेस पर आ रहा है, इतना स्टाफ होना चाहिए वगैरह वगैरह, और क्वालिटी कुछ भी नहीं है सिखाने की, तो वो कम इस प्रकार का हो जाएगा और छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, अभी तो ये सब सपने जैसे है, मालूम नहीं कब क्या होगा इस प्रकार से। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के बारे में हमें सोचना है, और ये इसमें आ जाना चाहिए। एक बात ऐसी है खर तर सध्या एमडी मध्ये जे काही थिसिस करावे लागतात ते आयुर्वेदीय मेथडॉलॉजीने होतच नाही, किंबहुना करायला परवानगी दिलीच जात नाही। त्यामुळे एमडीच्या भानगडीत न पडता वैज्ञानिक ग्रंथोक्त आपले आपले संशोधन आयुर्वेदाला अनुसंगून करायला हवे, जसे वनस्पतींचे पर्याय त्यांचा विशेष उपयोग होतो। लेकिन अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छा चल रहा है आयुर्वेद में, बहुत सारे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और उनके पास अच्छे अच्छे केसेस भी हैं, एविडेंस भी है। तो इसकी एक वेबसाइट बनेगी तो भी चलेगा, एमडी पीएचडी की बात छोड़ो। लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस जो है वो एक डायनामिक वेबसाइट इस प्रकार की होनी चाहिए, और उसमें पूरी जानकारी के साथ जो भी सक्सेसफुल केसेस है वो रखने चाहिए। ये वेबसाइट वैद्यों के लिए तो खुली रहेगी, लेकिन आम जनता के लिए भी खुली रहेगी। क्योंकि लोग अभी सर्च करते हैं नेट में कि इस प्रकार की केस किसी ने हैंडल की है क्या पहले, उसका सक्सेस कैसा है, वो उसको किस प्रकार से मिला है, और उसका कांटेक्ट डिटेल क्या है, ये सब देखेंगे इस प्रकार से। तो ये बात हो सकती है कि वो ढूंढकर उस वैद्य के पास जाए। तो कितना एक्सेस देना है, क्या देना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन वैद्यों के लिए सभी जानकारी उपलब्ध हो कि निदान क्या किया था, औषधि क्या दी थी वगैरह वगैरह, और फिर रिजल्ट्स किस प्रकार से आए, और मॉडर्न मेडिसिन के आधार पर, इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर कैसा हुआ, सिद्ध क्या हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये रिसर्च अगर सामने आता रहेगा तो छात्रों को भी फायदा होगा और समाज को भी फायदा होगा। समाज के लिए सिर्फ ये इस प्रकार के केस इस प्रकार के वैद्य ने हैंडल किए हैं, पहले ये रिपोर्ट्स थे, बाद में ये रिपोर्ट्स थे, और अच्छा सक्सेस उसे मिला है इस प्रकार, या क्लिनिकली ऐसी इंप्रूवमेंट हुई है, ये काफी है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि जो हमारे पास अभी है उसको हम दिखा सकते हैं, और ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ये जो बोलबाला चल रहा है उसका भी हम भली भांति प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए एक विजन चाहिए, और वो विजन ही नहीं है, इसका लैकिंग है। मैंने सोचा था इसके बारे में, बघेल सर की किताब जो है वो मैंने डाली थी वेबसाइट पर,
रिसर्चर्स इन आयुर्वेदा, और बाद में पता चला कि उसमें कुछ लायक है ही नहीं, पब्लिश करने लायक। तो वो प्रयास मैंने छोड़ दिया। CCRS इसके बारे में करे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। हाँ हाँ। और बाहर से भी कोई व्यक्ति आयुर्वेद की रिसर्च में झांक कर देखना चाहता है तो उसके लिए भी ये ठीक है। कोई वैद्य अगर इस प्रकार की क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना आरंभ करे तो ये बात हो सकती है कि वो Ayurveda methodology is already clear and proved in our text. Now, challenge is to project the same in current research language and protocol. There is no other way. Otherwise, we will lose our potential to other countries who are taking patents of our herbs. Evidence-based medicine is the only way to bring Ayurveda in mainstream medicine at global level. We are still behind Chinese medicine, which is universally accepted. तो चाइना ने स्ट्रेटेजिकली ये सब किया और काफी सक्सेसफुल रहे हैं। हमारे यहाँ वैद्यों में ही उत्साह नहीं है, और शासकीय स्तर पर चाहे आयुष मंत्रालय हो, चाहे CCIM CCRS हो, वैद्य जो है बहुत कम है, बाकी डिग्री होल्डर्स है। और ये करप्शन, ये तो और एक अलग माहौल इस प्रकार का होगा। तो इन सभी से शास्त्र का नुकसान हो रहा है। तो उन पर डिपेंड रहने के बजाय हम खुद इस प्रकार से क्लिनिकल के बारे में अगर सोचेंगे, एक फोरम इस प्रकार का निर्माण होगा और वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लोगों के सामने लाएगा तो ज्यादा अच्छी इस प्रकार की बात होगी। और ये ज्यादा कठिन काम नहीं है। अभी मेरी कैंसर की वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस इस प्रकार। तो मैं कैंसर के बारे में, इसके बारे में थोड़ा प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा है कि लोगों में गर्व है, यूनिवर्सिटी ऑफ कंसस। University of Texas has already developed drug on pancreatic cancer by using saffron. They have sold the same to a Swiss pharma. It is proven drug. Astonishingly, one of the scientists involved in this is related to Ganesha. University of Kansas. Okay. अभी ये प्रयास सभी जगह इस प्रकार से चल रहे हैं कि एलोपैथी की दृष्टि से अपने ड्रग्स को प्रूव करना। बालेंदु प्रकाश की जो वाली पानी दवा है एक्यूट ल्यूकेमिया के लिए, वो भी इसी प्रकार का है। और सिंगल डिसीज सिंगल ड्रग, तो ये एक्सेप्ट होने में ज्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो मेनी टू वन या मेनी टू मेनी इस प्रकार का है, और बहुत सारे कारणों से एक कार्य निर्माण होता है, रोग रूपी कार्य निर्माण होता है, और बहुत सारे कारणों से एक चिकित्सा होती है। तो ये मुश्किल हो जाता है, 1-to-1 रिलेशनशिप प्रूव होना मुश्किल इस प्रकार का होता है। It is impossible to project Ayurvedic research protocol in front of modern research language and protocol.
We need to put forth our paribhashas in front of world. This is opposed by modern researchers. तो इसमें ऐसा है ना कि हमारी परिभाषा को तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने जो वातजुष्ट रक्त, पित्तजुष्ट रक्त वगैरह की बात कही थी, तो मुझे बताया गया है कि आप पहले जो ब्लड पैरामीटर्स है, विभिन्न प्रकार के परीक्षण है, उनमें से ये किस में बैठता है क्या देखो, वातजुष्ट पित्तजुष्ट वगैरह। मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं चाहिए, बैठेगा तो ठीक है, नहीं बैठेगा तो भी ये वातजुष्ट रक्त करके ही मुझे प्रूव करना, क्योंकि आयुर्वेद की परिभाषा है इस प्रकार से। तो ये प्राइमरी प्रोजेक्ट हो सकता है कि वातजुष्ट पित्तजुष्ट कफजुष्ट रक्त, इस प्रकार से रक्त का परीक्षण वैसे भी करते रहते हैं, इसके साथ में कोई आयुर्वेदीय तज्ञ इसमें आ जाए और वो एडिशनली ये इंफॉर्मेशन दे दी वातजुष्ट पित्तजुष्ट, और साथ में स्कंद कोश के आधार पर उसके ये कारण है, लक्षण है, रोग है, देखो इससे कुछ मिलाव है क्या, इस प्रकार से। तो कम से कम आयुर्वेदिक जो वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो कुछ सोचेंगे उसके बारे में कि अरे ये वातजुष्ट रक्त दिख रहा है, वातजुष्ट रक्त के लिए क्या दे सकते हैं, ये थोड़ा सा विचार करेंगे, इस ये कारण है, ये ढूंढेंगे, कारण जानने के लिए कहेंगे वगैरह। लेकिन वात पित्त कफ, ये परिभाषा रिसर्चर्स में सिद्ध होनी चाहिए, प्रयोग में आनी चाहिए। माशेलकर बहुत आनंदित हुए थे कि आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी ये शब्द जो प्रयोग किया गया, और उनका कहना था ये तो शुरुआत है, आयुर्वेद साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने आया आजकल के, ये भी एक अहम मुद्दा है। यूरोपियन कंट्री में मैंने सुना था कि आयुर्वेद शब्द उन्होंने डिक्शनरी में ढूंढा, तो डिक्शनरी में आयुर्वेद शब्द ही नहीं है। अभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करेंगे तो आयुर्वेद को वो अंडरलाइन करते हैं कि नॉट फाउंड इन डिक्शनरी, इस प्रकार से। आप अगर उसको ऐड करते हैं तो आपके लिए हो जाता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए फिर भी ये शब्द है ही नहीं, इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में लोगों को कहाँ से शुरुआत करनी है बताने की, ये एक बड़ी समस्या है। मैं कहीं एयरपोर्ट पे उतरा था और उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो मैंने कहा कि आयुर्वेद के ऊपर लेक्चर देने के लिए आया। तो उसने व्हाट इज आयुर्वेद, आई सेड इट्स एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम, ये एक्सेप्टेड, लेकिन ये उनको मालूम ही नहीं है इस प्रकार का कुछ है। और फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाना। It is very much possible out of 10 modern research people, only 2 or 3 will oppose. Collaborative activities with long-term goals and commitments with the institutes like IIT, IISR, NCL, etc. need to happen. Very less when they are ready to dedicate their life to only research. That is the difference between modern researchers and us. Those people dedicate their entire life for research and spend in a lab. लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो भी हमारा रिसर्च होगा वो प्रैक्टिशनर होना ही है। जिसने भी आयुर्वेद की डिग्री ली है उसको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, चाहे वो कॉलेज में पढ़ाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाए, चाहे वो रिसर्च में जाए, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल ये अधूरा है। तो प्रैक्टिकल होना ही है, तभी आपकी विजन उस प्रकार की रहेगी। सैफरॉन इन पैंक्रियाटिक कैंसर इज नॉट आयुर्वेद, the principle behind it is destruction of cells, which is not Ayurvedic. Hence, we should not worry about such patents. We have to implement
or principles in every disease, also in cancer. Posts of SRF and JRF need to be established in all colleges of Ayurveda with stipend. लेकिन उसके पीछे विजन होनी चाहिए ना. अभी केमिस्ट्री या अन्य शास्त्रों में जो रिसर्चेस होते हैं वो रियली फायदेमंद होते हैं, क्योंकि मूल रूप से रिसर्च होते हैं. हमारे यहाँ केवल दिखावे के लिए रिसर्च होता है, एक फॉर्मेलिटी के स्तर पर रिसर्च होता है, उसका कोई मतलब नहीं है. तो अभी जो मैं कह रहा हूँ उससे आरंभ करें वो बेहतर है. क्लिनिकल केसेस के बारे में एक डायनामिक वेबसाइट शुरू करें. हाँ. और अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चाएं चलती रहती है कि इस प्रकार की केस है, मॉडर्न डायग्नोसिस लिख देते हैं, उसके ऊपर किसी ने काम किया है का तो लोग दवाइयां लिख देते हैं, फायदा होता है नहीं होता है, अलग अलग चीजें हैं. तो ये तरीका ही नहीं है. अगर आपको पूछना है कि इस प्रकार के मेरे पास केस है, तो आयुर्वेदिक पूरी हिस्ट्री, केस हिस्ट्री मस्ट है. वो डालकर ही केस के बारे में पूछे. और अगर एक डायनामिक वेबसाइट इस प्रकार की बनती है और बुजुर्ग वैद्य उसमें मार्गदर्शन करते हैं तो बात बनी. और उनके सामने पूरा पिक्चर आना चाहिए. मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस लिख देना सिर्फ ये कोई मतलब नहीं है. हमारे दृष्टि से केस किस प्रकार के है, कारण किस प्रकार के है, अवस्थाएं क्या है, अग्नि कैसा है, बल कैसा है, ये सभी बातें तो महत्वपूर्ण है. तो ये अगर सामने आएगा तो बात बन सकती है. और फिर उनको अच्छी सलाह भी मिल सकती है. और इससे नहीं हुआ तो डायरेक्ट दिखाना मरीज को, ये भी एक बात हो सकती है. लेकिन काफी काम इसमें हो रहा है, क्लिनिकल रिसर्च में हो रहा है, लेकिन वो अपने अपने वैद्यों के पास है. और कम से कम वैद्यों में तो ये प्रसारित करे. बाकी लोगों की बात छोड़ो, पूरे विश्व की बात छोड़ो, लेकिन वैद्यों में ही ये कॉन्फिडेंस दिलवाएगा कि अरे कैंसर के इस प्रकार के मरीज है, अच्छे खासे रिजल्ट है इस प्रकार से. तो उन्हें भी उम्मीद होगी कि हाँ ठीक, हम कैंसर को ट्रीट कर सकेंगे, हम घबराएंगे कैंसर ट्रीट कर. तो इस प्रकार से अगर होता रहेगा तो शायद एक अच्छी बात इसमें बनेगी. और इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे. तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो. गवर्नमेंट जब सुधरेगी तब सुधरेगी, मालूम नहीं इसमें परिवर्तन लाने में कितना समय लगेगा. मैंने जो सोचा था वो काम कर रहा है कि गुरुकुल चलाए, अच्छे छात्र निर्माण करे, अच्छे वैद्य निर्माण करे. और वो जब कॉलेजेस में पढ़ाने लगेंगे, वो जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, वो जब रिसर्च में जाएंगे, तो सोच बदलेगी. नहीं तब तक सोच नहीं बदलेगी. अभी के जो लोग हैं उनमें कुछ सुधार होने की संभावना है. तो नई पीढ़ी के बारे में ही सोचो, यही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का. तो ये अगर शुरू करेंगे तो वैद्यों में विश्वास निर्माण होना, अच्छे वैद्य निर्माण होना, ये शुरू होगा. और फिर धीरे धीरे माहौल बदलता रहेगा. और तब तक ये ई बुक्स वगैरह इस प्रकार के जो है, सीसीआरएस को उस प्रकार का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वास्तव. सिर्फ एक विजन चाहिए किस प्रकार से करना है, क्या करना है, और आगे चलना है. एफआरएलएसटी ने जो वनस्पतियों के बारे में काम किया है, इथनोबॉटनी और फार्मेकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी वगैरह वगैरह, 9 नोडल एजेंसीज उन्होंने रखी थी उसके साथ में. और एक एक वनस्पति के लिए पूरी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है. तो ये लोगों को काम मालूम ही नहीं है कि ये कैसे चल रहा है, क्या रहा है. उसके लिए ग्रांट में भी उन्होंने काम कर दिया इस प्रकार से. लेकिन इस प्रकार के रिसर्च को इकट्ठा करना, ये भी एक अलग अहम मुद्दा है इस समय. एफआरएलएसटी ने उस समय में एक मीटिंग रखी थी, कंप्यूटर और आयुर्वेद, इसमें जिन्होंने काम किया है उनको न्योता दिया था.
मैं भी उसमें शामिल था और फिर स्कंद कोश के आधार पर मुझे बुलाया गया। लेकिन कंप्यूटर की क्षमता बहुत ज्यादा है और उसको देखते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं कंप्यूटर के आधार। मुझे पता चला ये सब स्कंद कोश जब मैं कर रहा था। अभी प्रातिपैदिक कोश भी हम कंप्यूटर में जो कर रहे हैं वो भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। मैंने और रसिक ने एक दो दिन बैठकर काफी चीजें निकाली थी कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर और आयुर्वेद का मेल हो सकता है। ई लाइब्रेरी, ई बुक्स वगैरह वगैरह काफी इसमें, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह वगैरह काफी इसमें है। पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तो हो रहा है और बहुत सारे लोगों के इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। लेकिन इसी के आधार पर वैद्यों के लिए, पूरे समाज के लिए और सो कॉल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी आज की जो है उनके कुछ दिखाने की कोशिश हम कर सकते हैं। और वास्तव में ऐसा है, वैद्यों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो लोग अपने आप आयुर्वेद के पास आएंगे। लोगों को कुछ मतलब नहीं है कौन सा साइंस है क्या, उनको रिजल्ट चाहिए। अच्छे वैद्य होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो समाज अपने आप आयुर्वेद की तरफ मुड़ेगा। कोई रिसर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है, क्योंकि आयुर्वेद वैसे सिखाना, प्रैक्टिस में लाना ये आसान बात नहीं है। और इसलिए ये बातें नहीं हो रही है। और जो उसका मार्ग है वो लंबा मार्ग है जो हम अभी कर रहे हैं। लेकिन वही सही रास्ता है और उसी रास्ते पर जाए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस प्रकार से ये जो सुबह का वाचन है ये भी इसी प्रकार का है। लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि जब तक ये बात दिल को छू नहीं जाती कि मुझे आयुर्वेद करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। हम केवल परीक्षार्थी रहेंगे, परीक्षा उत्तीर्ण होकर जीपी करेंगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर हमें सच्चे रूप से आयुर्वेद सीखना है, सच्चे रूप से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है, तो जो हमारा अभी प्रयास चल रहा है ये सुबह वाचन, उसमें शामिल होना, गुरुकुल में शामिल होना, ये सब बातें महत्वपूर्ण इस प्रकार की रही। और फंडिंग आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रकार से फंडिंग हो सकता है, लेकिन हमारे पास ठोस कार्य होना चाहिए। हाँ ये मैं कर रहा हूँ और इससे ये फायदे होने वाले हैं इस प्रकार से। तो ठीक है, अभी मैं वेबसाइट के जरिए देखता हूँ थोड़ा सा, कैंसर की वेबसाइट के जरिए। और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के बारे में इतने सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप है, कोई इसमें दिलचस्पी ले ले, आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो शायद उसको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। एक अच्छा फोरम बनेगा, प्रैक्टिसेस किस प्रकार की चल रही है, एविडेंस बेस इसमें से क्रिएट होगा और फिर सभी समाज को हम बता सकेंगे। लेकिन उसमें आयुर्वेदिक पैरामीटर्स भी होने चाहिए, आयुर्वेद परीक्षण भी होने चाहिए। अग्नि ऐसा था, बला ऐसा था, कारण ये थे, इस प्रकार से दोष प्रकोप इस प्रकार का था, दूषण की इन्वॉल्वमेंट थी और इसलिए ये चिकित्सा कारीगर हुई वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और मॉडर्न के हिसाब से शुरू में के इन्वेस्टिगेशंस में थे, लास्ट में क्या थे, और फिर उसके जरिए कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, ये अगर लोगों तक पहुंचाते हैं तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आएगा। लेकिन हमारी परिभाषा में ही उनको उतरना चाहिए, उनकी परिभाषा में हम नहीं उतरेंगे। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए हमें कुछ प्रयास इस प्रकार से करने चाहिए। ठीक है।
दृश्यन्ते हि खलु सौम्य नक्षत्र ग्रह गण चंद्र सूर्य अनिल अननाना निशांच अप्रकृतिभूतानां ऋतुवैकारिकाः भावाः। तो उनको ये पता चलता था कि अभी ये सब बिगड़ने वाला है, वातावरण माहौल बिगड़ने वाला है। नक्षत्र ग्रह गण चंद्र सूर्य अनिल अनल और दिक ये सब अप्रकृतिभूत, ये नॉर्मल नहीं रहे, नेचुरल नहीं रहे, ऋतु वैकारिका भाव, तो ऋतु वैकारिक भाव दिख रहा है। अचरादितो भूरपि च न यथावत रसवीर्य विपाक प्रभावम औषधीनां प्रतिविधास्ति। तो अभी थोड़े ही समय में ये जो भूमि है वो औषधियों के बारे में जैसा उसका रसवीर्य विपाक प्रभाव होना चाहिए वो नहीं रखेगी। तद वियोगाच्च आतंक प्रायता है, और उसका वियोग होने से आतंक प्रायता निश्चित है कि बहुत रोग बड़े पैमाने पर फैल जाएंगे इस प्रकार से। अभी जो कोविड-19 वगैरह के बारे में चल रहा है सभी, अभी आज या कल व्हाट्सएप पे मैसेज था कि आरटीपीसीआर ये कोविड-19 और फ्लू में डिफरेंस नहीं करती, और फ्लू के केसेस को आरटीपीसीआर के जरिए कोविड माना गया और इतने बड़े पैमाने पर कोविड स्प्रेड हो गया, इस प्रकार का अभी बता रहे हैं। तो ये अगर सच है वो एक बार वेबसाइट में जाकर देखना पड़ेगा। और तो ये साजिश ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तो हम जग जाए और नेचुरल इम्यूनिटी पर भर देंगे, पर्यावरण के रक्षण के लिए प्रयास करेंगे, तो आतंक प्रायता नहीं होगी। ये कम से कम आवश्यक इस प्रकार का मुद्दा है। प्रतिविधास्य तो बी प्लस धा इस प्रकार का धातु है, प्रतिविधा तो रखना, इस प्रकार उसका अर्थ है। तो औषधियों में जो रसवीरी विपाक होने चाहिए वो नहीं रखी, ये सभी अप्रकृतिभूत हो गए, इसलिए जो प्राकृतिक इस प्रकार के रसवीरी विपाक प्रभाव होने चाहिए वो उसमें नहीं है, और आतंक प्रायता नहीं है। अभी रोग काफी मात्रा में बढ़ जाएंगे, बीमार लोग हो जाएंगे, और वैसा ही हो रहा है वास्तव में। इस सभी का मूल कारण प्रज्ञापराध ही है। सब अर्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम, ये जो तीन कारण लोगों के लिए बताए गए हैं, मैंने अभी जो सुबह की ऑडियो श्रृंखला है उसके बारे में मैंने काफी बोला है, और प्रज्ञापराध कैसे मूल कारण है और उसको कैसे टालना है ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आयुर्वेदाच्या एका शब्दावर एका एक अक्षर रिसर्च करायला हवा, बाकी सगळे रिसर्च यात इन्क्लूड होतील असं चरक आदेश आहे। वाक्यशः वाक्यावयवशः अर्थशः, तो इसमें ऐसा है ना कि मूल रूप से ग्रंथों को समझ लेना है, संहिताओं को समझ लेना है, संस्कृत का भली भांति ज्ञान होना जरूरी है, और कम से कम वाच्यार्थ जो है वो तो हमारे ध्यान में आना चाहिए। लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तो आगे ही रहेगा इस प्रकार से। तो काफी प्रयास करने पड़ेंगे हमें इस प्रकार की अवस्था से उबर आने के लिए। तो ठीक है, कोशिश करते रहेंगे इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं
प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दं वैद्यवर्गो हिन्दम्। आज दोपहर योग सूत्र का वाचन होगा। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।